यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 2 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे। आज मुख्य रूप से अखबार तो आया नहीं है, तो हम वेबसाइट पर जो खबरें दी गई है प्रमुख, उनके बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही पिछले 3 से 4 दिनों में न्यूज़पेपर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स आए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको दशहरा और गांधी जयंती की शुभकामनाएं। गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं और ये आप अपने एसे में या फिर इथिक्स के आंसर में यूज भी कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप विश्व में जो बदलाव देखना चाहते हैं वो सबसे पहले स्वयं में लेके आइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम पार्टिकल फिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स कवर करेंगे, जिसमें आर्टेमिस मिशन, नासा का आईमैप मिशन, ग्रेविटेशनल वेव्स, मल्टी मैसेजनल एस्ट्रोनॉमी और डीवा मार्कर मैगजीन। इसके साथ हम इकोनॉमी की एक न्यूज़ कवर करेंगे, इंडिया ईएफटीए जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसके बारे में। उसके साथ ही हम वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष के बारे में बात करेंगे और साथ ही यूएसए में जो शटडाउन है वो क्या होता है और वो क्यों लागू हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पार्टिकल फिजिक्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातचीत करेंगे, उसमें पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे, क्योंकि उनको उन बेसिक्स को किए बिना हम पार्टिकल फिजिक्स और स्पेस के कॉन्सेप्ट पे आगे नहीं बढ़ सकते और उनको आसानी से समझने के लिए इन बेसिक्स को करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम देखें तो जो सबसे बड़ी इकाई है वो है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, यानी एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। उन अनगिनत आकाश गंगाओं के अंदर अनगिनत तारे हैं और उन्हीं तारों में से एक तारा है जो हमारा सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं और ये मिलकर एक प्रणाली निर्मित करते हैं, इसे बोलते हैं सौर मंडल। तो बहुत हर आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे तारामंडल हैं और उसी तरह से जो हमारी आकाशगंगा है, जिसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, दुग्ध मेखला, उसके अंदर जो एक तारामंडल है वो सौर मंडल है और हम उस सौर मंडल के एक ग्रह पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो हम सौर मंडल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सूर्य, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्र लगाते हैं। उनमें से सबसे पहला ग्रह है वह है शुक्र, जिसको हम वीनस के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा ग्रह है बुध, जिसको हम मरकरी के नाम से संबोधित करते हैं। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिसको अर्थ के नाम से संबोधित किया जाता है। और चौथा ग्रह है मंगल, उसे मार्स के नाम से संदर्भित किया जाता है। तत्पश्चात एक शुद्ध ग्रह पेटी है। उसके बाद जुपिटर, जिसे बृहस्पति, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह सम्मिलित हैं। इन 8 ग्रह के अंदर देखा जाए तो इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह और बाद के 4 ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से संबोधित किया जाता है। जो आंतरिक ग्रह हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहा जाता है। वही जो बाह्य ग्रह उनको जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है। और जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस हैं, जबकि बाह्य ग्रह वो गैसीय ग्रह हैं। अब आप ये विचार कीजिए कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और मानव ने जब सबसे पहले आर्यभट्ट ने या फिर जब से मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव ने आसमान में देखना शुरू किया हुआ होगा। और आज भी आप कहीं तारामंडल में जाते हो, प्लेनेटेरियम में जाते हो, तो वहाँ एक गोल गुंबदाकार संरचना होती है, उसमें आपको बिठा दिया जाता है और आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारे तारे और आजकल तो तकनीकी के माध्यम से विजुअल्स दिखाए जाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब मानव ने आसमान में देखा होगा तो उसने सिर्फ तारों को ही देखा होगा और प्रकाश को देख के अनुमान लगाया होगा कि ये जो चमचमाती चीज़ है वो तारा है क्या है। तो उसी तरह से अब ये समझने की बात है, जब पृथ्वी पर मानव था तो जब उसने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में एक्सप्लोर करना शुरू किया और धीरे धीरे मानव का दायरा एक्सप्लोर करने का वो बढ़ा। वर्तमान में हमारा दायरा काफ़ी हद तक जो सौर मंडल की सीमा है उससे भी बाहर जाने लगा है। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं उसके समझने के लिए ये ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा कॉन्सेप्ट को और बेहतर करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरस्टेलर मीडियम क्या होता है। अब होता क्या है कि जैसे हमने बात की सूर्य एक तारा है, उसकी तरह एक तारा और भी है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी और इधर सूर्य है। तो ये 2 तारा हो गए। तो दोनों तारा को जो तारामंडल है उसके बीच का जो हिस्सा है
उसे हम इंटरस्टेलर मीडियम बोलते हैं, और वहाँ पर ओर्ट क्लाउड पाया जाता है। अब हम सूर्य की बात करें तो जो सूर्य का जो आवरण है इसको हम हेलियोपॉज के नाम से संबोधित करते हैं, और हेलियोपॉज के पास ही एक वॉल है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन वॉल, और अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हेलियोस्फीयर। जैसे एटमॉस्फेयर तो पूरा वायुमंडल आ जाता है, तो सूर्य का वातावरण क्या कहलाता है? हेलियोस्फीयर। और हेलियोस्फीयर जहाँ समाप्त होता है उसे बोलते हैं हेलियोपॉज। अब हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट तो पिछली स्लाइड में देख ली थी, एक और बेल्ट होती है जिसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट जो ग्रह समाप्त हो जाते हैं उसके बाद के क्षेत्र में क्यूपर बेल्ट कहलाती है, और क्यूपर बेल्ट के बाद ही हेलियोपॉज और हाइड्रोजन वॉल आती है। आप यहाँ पे दो स्पेसक्राफ्ट देख सकते हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये नासा ने भेजे थे, तो पृथ्वी से यहाँ से निकल के ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे थे, इनको सालों लग गए थे। ये 1960 और 70 के दशक में भेजे थे। तो हम सौर मंडल से बाहर की भी जो ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, उसके अध्ययन के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आज एक आगे आर्टिकल है, उसको समझने के लिए हमें वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 को समझना, हेलियोपोज को समझना, हेलियोस्फीयर को समझना आवश्यक था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले आर्टेमिस मिशन की बात करेंगे। आर्टेमिस मिशन क्या है? ये नासा क्या है? ये यूएसए यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस ये ग्रीस गोडेस, जिसमें चंद्रमा को ग्रीस देवी देवताओं में चंद्रमा के लिए आर्टेमिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। नासा क्या पहली बार इंसानों को मून पर भेज रहा है? नहीं, नासा ने पहले भी अपोलो मिशन के माध्यम से मून पर इंसान को भेजा था। जब मानव पहली बार मून पर गया था अपोलो मिशन से, तो दो व्यक्ति गए थे। पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे थे बज एल्ड्रिन। ये दो व्यक्ति गए थे जो मून पर। वर्तमान में चंद्रमा पर मानव भेजे जा रहे हैं, और ये मिशन पहले की तरह नहीं है, ये बहुत अलग है। पहले का मिशन था अपोलो मिशन, वो कोल्ड वार में भेजा गया था। सोवियत, रूस और अमेरिका के बीच में एक अंतरिक्ष में एक प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन वर्तमान का मिशन है आर्टेमिस, ये लगभग 56 देशों के साथ है, यानी 56 देशों ने आर्टेमिस एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब आर्टेमिस मिशन के 4 चरण हैं। पहले चरण में क्या होगा कि बिना क्रू के एक खाली टेस्ट मिशन भेजा जाएगा, और ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, जो कि 2022 में भेजा जा चुका है और सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आर्टेमिस 2 है, ये 2026 में लॉन्च करने की संभावना है। यह पहला क्रू मिशन होगा। क्रू का मतलब क्या है कि उसके अंदर मानव होंगे, बिना क्रू मतलब कि मानव रहित मिशन। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, वो चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे पर लैंडिंग नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, और यहाँ पे मून है। थोड़ा मून बड़ा हो गया, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं। पृथ्वी से जाएंगे एस्ट्रोनॉट, और वो मून के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, यानी मून पर लैंडिंग नहीं करेंगे। ये आर्टेमिस 2 है। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल है वो है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसके लिए SLS वर्ड यूज़ किया गया है। और कैप्सूल है वो ओरियन है। तो मानव जो बैठकर जाएंगे वो ओरियन कैप्सूल में बैठ के जाएंगे, और जब वापस उतरेंगे तो इस ओरियन को ही समुद्र में उतारा जाएगा। ध्यान रखना, जब भी किसी कैप्सूल को समुद्र में उतारा जाता है उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? स्पेल्स डाउन। ये ध्यान रखना। इसरो ने भी अभी स्पेल्स डाउन की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि हम गगनयान भेज रहे हैं। तो गगनयान में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे, तो उनको जब वापस उतारा जाएगा तो हिंद महासागर में उतारेंगे उनको, तो स्पेल्स डाउन प्रोसेस कहा जाता है उसको। अब आर्टेमिस 3 है, इसमें मानव चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसकी संभावित अवधि है 2027, और 28 के अंदर आर्टेमिस 4 की लूनर गेटवे स्टेशन बना देंगे, और चंद्रमा पर यात्री रहने लग जाएंगे, मतलब आदमी अब मून पर भी रहेंगे। अब हम आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। यह है नासा का IMAP मिशन। IMAP मिशन, इसी के लिए हमने वो सारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा था कि IMAP मिशन क्या है। ये इंटरस्टेलर यानी सोलर सिस्टम से बियॉन्ड मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब,
ये हेलियोफिजिक मिशन है। हेलियो शब्द आ जाए तो समझ जाओ कि सूर्य से संबंधित है। हेलियोस्फीयर यानी सूर्य का वातावरण, हेलियोपोज सूर्य का वातावरण जहाँ पे समाप्त होता है। अब सूर्य के चारों ओर बने विशाल विशाल चुंबकीय बुलबुले यानी हेलियोस्फीयर की सीमाओं का अध्ययन करेगा ये। और हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में बहुत सारी हानिकारक कॉस्मिक किरणें हैं, लेकिन जो हेलियोस्फीयर है, इसके जो हेलियोपोज है और जो हाइड्रोजन वॉल है, वो सब मिलकर इन हानिकारक कॉस्मिक किरणों से हमारे सौर मंडल को बचाती है। इसके साथ ही ये सोलर विंड, इंटरस्टेलर मीडियम, इसके बीच में जो टक्कर है उसको भी समझने में सहायता करेगा। साथ ही एक कीवर्ड है यहाँ पे स्पेस वेदर मॉनिटरिंग। जैसे वर्तमान में हमारे बारिश होगी कि नहीं होगी, जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर की मॉनिटरिंग करता है, फोरकास्ट करता है, तो उसी तरह से जो नासा का आई मैप है ये क्या काम करेगा, स्पेस के वेदर की भी मॉनिटरिंग करेगा कि सोलर हवा है, सोलर विंड है या जो एनर्जेटिक पार्टिकल हैं उनकी रियल टाइम निगरानी करेगा। साथ ही क्योंकि जब सोलर पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल पृथ्वी की तरफ बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होते हैं तो वो पृथ्वी पर बिजली ग्रिड, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये इसमें भी सहायता करेगा। और आईएमएफ का लक्ष्य क्या है कि 30 मिनट पहले इस तरह के खतरे की चेतावनी दे देगा। तो स्पेस वेदर मॉनिटरिंग अच्छा कीवर्ड है, ये आईएमएफ इसको मॉनिटर करेगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये एमसीक्यू में आ भी सकता है कि आईएमएफ स्पेस वेदर मॉनिटरिंग करेगा। अब क्या आईएमएफ इस तरह का पहला है जो इंटरस्टेलर मैपिंग वगैरह को काम कर रहा है? नहीं, हमने अभी देखा था इंटरस्टेलर मीडियम के मैप में कि उससे सबसे पहले वॉयेजर 1 गया था, फिर वॉयेजर 2 गया था, फिर आईबेक्स गया था, फिर वर्तमान में जो लेटेस्ट है वो आई मैप है। और आई मैप है ये उन्नत है, मतलब सबसे अपग्रेडेड है और सबसे नवीनतम यही है। ये पहले संपन्न हो चुके हैं और ये इन्हीं के द्वारा जो रिसर्च किए गए उनको आगे बढ़ाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यह है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये जो पहले हमने आर्टेमिस मिशन और जो नासा का आईएमएफ देखा था वो था मुख्य रूप से स्पेस मिशन था और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित था। अब गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव ये पार्टिकल फिजिक्स से संबंधित है। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव को समझने के लिए बेहद आवश्यक है कि स्पेस टाइम क्या होता है। तो स्पेस टाइम आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेस टाइम ब्रह्मांड का एक ढांचा है और इसके अंदर 3 आयाम है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। साथ ही एक आयाम और जुड़ जाता है जो है समय। यानी जो ब्रह्मांड की संरचना है, स्पेस टाइम की संरचना है, वो 4D संरचना है और उसमें हर घटना एक खास जगह और खास समय पर होती है, मतलब स्पेसिफिक टाइम पर होगी और स्पेसिफिक पोजीशन या लोकेशन पर होगी। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो स्पेस और टाइम है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। और साथ ही इससे जोड़कर उन्होंने गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी की थी। तो अब हम सबसे पहले स्पेस टाइम को समझेंगे, उसके साथ ही हम ग्रेविटेशनल वेव्स को समझेंगे। अब स्पेस टाइम क्या होता है? तो स्पेस टाइम एक लचीली चादर है। क्या है स्पेस टाइम? एक लचीली चादर है। उसका काम क्या है कि उस पर हमारे सारा सौर मंडल है। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे कि सौर मंडल है, वो एक बहुत बड़ी चादर पे सौर मंडल को रखा गया है। बीच में सूर्य है यानी भारी वस्तु है, जैसे तारे या ब्लैक होल है, ठीक है। और जैसे ही एक लचीली चादर है उस पर हमने सूर्य को बीच में रखेंगे तो क्या होगा, चादर के अंदर बीच में क्या होगा, गहराई होगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ धसेगी। तो उसके चारों ओर पृथ्वी वगैरह है, वो उनको एक फोर्स, क्योंकि जो सूर्य अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी वो चादर मुड़ रही है। तो स्पेस टाइम एक लचीली चादर है और भारी वस्तु है, जैसे तारे और ब्लैक होल है, वो इस चादर में रखने पर क्या होगा, चादर मुड़ेगी और जिससे गुरुत्वाकर्षण पैदा होगा। अब सूर्य है वो भी स्पेस टाइम को मोड़ता है, कर्व करता है, इसलिए पृथ्वी उसकी कक्षा में चक्र लगाती है। अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ये एक पूरा स्पेस टाइम है, फिर हमने स्पेस टाइम में क्या करा, सूर्य रखा, तो क्या हुआ, स्पेस टाइम ऐसे हो गया, यहाँ पे सूर्य है।
फिर सूर्य और ग्रह भी हो गए, तो स्पेस टाइम कुछ ऐसा हो गया, या केंद्र में सूर्य है, या फिर पृथ्वी है, या फिर बृहस्पति है, ये ग्रह, और ये चक्कर लगाना है इसके चारों ओर। तो स्पेस टाइम में क्या होगा, बैंड आ गया। अब जो यहाँ पर जो दूरी थी, और जो यहाँ पर जो दूरी थी, और जो यहाँ पर जो दूरी थी, अगर हम इसको एक माने तो ये एक से कम हो जाएगी, और ये एक से और ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्व आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, अब इसको हम कर्व लाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, फिर ज़्यादा कर्व लाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी। तो जो ये दूरी है ये वाली, ये कम होती रहेगी लगातार। तो ये स्पेस टाइम क्या करता है, मुड़ता है। किससे मुड़ता है? भारी वस्तु से मुड़ता है। अब हम आगे चलते हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है? इसमें क्या होता है, जब दो बड़े ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, यानी दो बड़े ऑब्जेक्ट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में टकराते हैं, तो स्पेस टाइम में लहरें यानी रिपल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रिपल्स, जिनको हम गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे स्पेस टाइम को खींचती है, सिकोड़ती है, जैसे कि पानी में लहरें। सिंपल सी बात है, बेड पे आपने चादर रखा है, ये बेड वो है जो कि गद्दे पर है। एक मोटा सा गद्दा है, उस गद्दे पर हमने एक चद्दर रखा है, और उस चद्दर के बीचों बीच अब हम बहुत बड़ा गोल लोहे का गोला रखते हैं जो कि 10 केजी भारी है। अगर बीच में रखेंगे तो वो क्या होगा, चद्दर को चारों ओर से सिकोड़ेगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार, वो उस स्पेस और टाइम को क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं। और जब दो आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, चारों ओर लहरें उत्पन्न होती हैं। जो वो लहरें होती है वही क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती है। अब आपको पता होगा ब्रह्मांड में 4 तरह के फोर्स होते हैं, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत दूरी तक होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो अब इन लहरों को अगर हम समझ लेंगे तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में भी समझ लेंगे। अब इन लहरों को मापे कैसे? उनके मापन के लिए हमने बहुत सारे डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिसको लीगो है, इलिसा है और लीला है। अब हम समझे, पूरी समझ में आई तो क्या आया कि स्पेस टाइम है वो ब्रह्मांड का नक्शा है, और जिसमें हर चीज़ अपनी जगह और अपनी समय पर मौजूद है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे इस नक्शे में होने वाले बदलावों को दिखाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से हम जो भी उस ब्रह्मांड के नक्शे में बदलाव आए हैं उस बदलाव को समझ पाएंगे। अगर हम इन तरंगों को कैप्चर कर पाए तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उन सिद्धांतों तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव तो उस समय भी निकली होगी ना। अब आगे बढ़ते हैं। महत्व ब्रह्मांड की संरचना को समझना, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना, इसकी उत्पत्ति व इसकी विकास यात्रा को समझना, इसके साथ ही ब्रह्मांडीय घटनाएं जैसे ब्लैक होल का मर्जर होता है तो कैसे होता है, न्यूट्रॉन स्टार कैसे काम करता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग है उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इन सब के माध्यम से। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट के बेस पर बात। अभी तक कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन था, उसी में एक स्टेटमेंट था, वो भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़कर था, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। लेकिन इसके डिटेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब ग्रेविटेशनल वेव की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट के बारे में तो हमने बात कर ली कि क्या होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अब वेव है, इन वेव का पता कैसे लगाएंगे। तो इनको पता लगाने के लिए बहुत सारे डिटेक्टर स्थापित किए गए हैं। अब डिटेक्टर कौन कौन से हैं? तो देखो, अब डिटेक्टर क्या है, एक आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमने कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे नहीं है, ध्यान रखना है, आसान भाषा में समझ रहे हैं कि हम कैमरे लगाए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सूरज भगवान की फ़ोटो लेनी है। तो एक तो है कि आप धरती पर खड़े खड़े अपने मोबाइल से सूर्य भगवान की फ़ोटो कैप्चर कर लो। एक आप अंतरिक्ष में जाके चंद्रमा पर बैठ के सूर्य भगवान की फ़ोटो कैप्चर करो। और या फिर आप थोड़ा बुध या बृहस्पति के बुध या शुक्र के पास जाके बहुत नज़दीक से सूर्य भगवान की फ़ोटो कैप्चर करो। तो हम डिटेक्ट कर रहे हैं किसको, ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो उसको डिटेक्ट भी हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है बहुत दूरी तक जाती है, लेकिन इनके जो क्षमता होती है वो बेहद कम होती है। तो हमने डिटेक्टर भी अलग अलग जगह लगाए हैं।
हमने जो पृथ्वी पर जो डिटेक्टर लगाए हैं उनको हम लिगो के नाम से संबोधित करते हैं, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अब ये पृथ्वी पर हमने अलग अलग जगह लगाए हैं, ये 100 से लेके 1000 गीगाहर्ट्ज तक जो कि बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूएसए के अंदर 2 लिगो लगाई गई है, एक ल्यूजियाना में और एक वॉशिंगटन में। जर्मनी के अंदर जो लीगो है उसको जियो 600 बोलते हैं, यानी जियो 600 बोलते हैं। ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इटली है वहाँ पे जो लीगो है उसको वर्गो नाम से संबोधित किया जाता है। जापान में जो लीगो है उसको कागरा नाम से संबोधित किया जाता है। वहीं भारत में जो लीगो है उसे लीगो इंडिया नाम दिया गया वर्तमान में, और वो हिंगोली महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है। अपेक्षा है कि 2030 तक वो बन जाएगी। तो इन सभी के माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं, और मेनली ये जो 2 लीगो हैं इन्हीं के माध्यम से 2017 में हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज की थी। और ये देखो, अगर आप विश्व के नक्शे में देखोगे, भविष्य में हम इनका मैप बना के आपको दे देंगे जब एक वापस न्यूज़ आएगी करंट अफेयर्स में, और नहीं आएगी तो भी याद रख के दे दिया जाएगा। उसमें हम आपको मैप में दिखाएंगे कि जैसे ल्यूजियाना है, वॉशिंगटन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, इंडिया है, विश्व के नक्शे में अलग अलग जगह हैं। और ग्रेविटेशनल वेव्स अगर आती भी है तो बहुत अल्प समय में, माइक्रो सेकेंड्स में पूरी पृथ्वी को पार कर जाती है। तो इसलिए अलग अलग जगह डिटेक्टर्स लगाए गए ताकि सभी डिटेक्टर्स कैच करेंगे तो इनको पता चलेगा कि वाकई में था या कोई इल्यूजन था, ऐसी स्थिति नहीं है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष में हमने डिटेक्टर लगाए हैं। तो अंतरिक्ष में डिटेक्टर लगाने जा रहे हैं उसका नाम है ईलिसा। ईलिसा का फुल फॉर्म है इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। अब ये माइक्रो लेवल पे लिगो की कंपैरिजन में 0.1 माइक्रो हर्ट्ज से लेके 1 हर्ट्ज के बीच में क्या करेगा, गणना करेगा। अब अंतरिक्ष में पहला ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर होगा कौन, ईलिसा। अब ईलिसा को कौन छोड़ रहा है, नासा और ईएसए भेज रहे हैं। ध्यान रखना, ईलिसा है वो प्रीलिम्स में भी आ चुका है, लेकिन अब ईलिसा का नाम बदल के लीसा कर दिया गया है। तो दोनों ही लोकप्रिय नाम है इसके, लीसा ईलिसा दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या अंतरिक्ष में ईलिसा एक ही है, नहीं, अभी डेसिगो और टियानगो ये भी प्लान किए जा रहे हैं। किसके लिए, ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेशन के लिए। और अंतरिक्ष में जो ईलिसा है, डेसिगो है, टियानगो है, ये इनकी स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अतिरिक्त लीला, अब देखो जो जितना हमने अभी जो सारा पढ़ा है ना वो इस लीला की वजह से पढ़ा है, क्योंकि वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि क्यों न हम चंद्रमा के ऊपर एक डिटेक्टर लगा दें, और जिसका नाम दिया जाएगा लेजर इंटरफेरोमीटर लूनर एंटीना। और ये डेसी हर्ट्ज यानी डेसी हर्ट्ज के लेवल पर ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करेगा। अब फायदा क्या चंद्रमा पे, एक तो कम भूकंपीय शोर है वहाँ पे, प्राकृतिक निर्वात है, मतलब नेचुरली वहाँ पे वैक्यूम है, वातावरण वगैरह तो है नहीं, तो काफ़ी आदर्श स्थिति प्रदान करता है। और वहाँ पे बुनियादी ढांचा भी काफ़ी कम चाहिएगा। अब हम समझेंगे कि अंतरिक्ष में ये दोनों ही अंतरिक्ष में है, इलिसा, डेसिगो, टियानगो ये भी अंतरिक्ष में है, और लीला है ये भी अंतरिक्ष में है, पर दोनों में फ़र्क क्या है। देखो अंतरिक्ष में ये जो ये वाले हैं इलिसा वगैरह, इनको तो क्या होगा, ऐसे 3 एंटीने स्पेसक्राफ्ट टाइप लगाए जाएंगे और ये चारों ओर चक्कर काटेंगे। और ये लीला है जो चंद्रमा की धरातल पर होगा, तो इसके लिए बुनियादी ढांचा कम हो जाता है। अब बात करें ग्रेविटेशनल डिटेक्टर, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। अब यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं कि LIGO, इसमें प्रत्येक डिटेक्टर में 4 किलोमीटर की 2 लंबी भुजाएं होती है, एक भुजा ये और एक भुजा ये, ठीक है। इन भुजाओं से लेजर किरण भेजी जाती है। अब लेजर किरण भेजी जाती है तो वह एक दर्पण द्वारा परावर्तित हो जाती है। ये फोटो डिटेक्टर यहाँ से परावर्तित हो जाती है। अगर परावर्तन में कभी देरी हो गई तो ये समझ लेंगे कि वो ग्रेविटेशनल वेव से प्रभावित हुई है। और ये देरी कहाँ हुई थी, 2015 में हुई थी, और तब हमने इनकी खोज की थी। आइंस्टीन ने 1915 में बताया था, और 100 साल बाद ग्रेविटेशनल वेव होती है ये प्रूव कर पाए थे। अब आगे बढ़ते हैं बड़े डिटेक्टर के बारे में। ये जो अंतरिक्ष में होते हैं, देखो अंतरिक्ष में देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी से भी बहुत दूर, ये कुछ इस आकार में ट्राइंगल के शेप में, यहाँ पे 3 स्पेसक्राफ्ट रहेंगे, इस आकार में ये डिटेक्टर लगाया जाएगा।
तो ये देखो लीसा है, ये यूरोपियन यूनियन और नासा का है। इसके अतिरिक्त एक डेसीगो भी है, ये भी प्लान्ड है, ठीक है। और एक एक ये जो तियानपिन है ये भी प्लान है। और ये सारे डिटेक्टर हैं वो स्पेस में लगेंगे, ठीक है। अब ये 3 स्पेसक्राफ्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल में होंगे और 2.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रखे जाएंगे, ठीक है। और ये सूर्य की कक्षा में है ना, और ये पृथ्वी के पीछे घूमेंगे, पृथ्वी के बैकग्राउंड में रहेंगे और सूर्य का ऑब्जर्वेशन करेंगे सूर्य के आसपास ग्रेविटेशन वेव के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मेन न्यूज़ थी कि चंद्रमा पर लगाने, वो हमने इस पर बात कर ही चुके हैं, क्योंकि ये बुनियादी ढांचा वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी और ये देसी हर्ट्ज रेंज पर काम करेगा। अब देखो जो इसका है, इसका भी एक क्या था, डिटेक्टर था। ये लो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करता था। लीगो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करा था, और लीला है वो मिडिल फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा। तो इसका लीगो लीला इन सब का काम क्या था, ग्रेविटेशनल वेव्स है उनको ऑब्जर्वेशन करना, उनका पता लगाना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है इसका लीगो और लीला, और इन पूर्व में प्रश्न आ भी चुके हैं, तो इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ ही हमारे जो ग्रेविटेशनल वेव्स वाला कॉन्सेप्ट था वो पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी। हमने शुरुआत की थी जब पढ़ने की अभी टॉपिक की, वहीं आगे ले चलते हैं कि जब सबसे पहले मानव ने आसमान में देखा होगा तो उसने तारे को देखा होगा, और उसने तारे के प्रकाश को ऑब्जर्व किया होगा और उस प्रकाश के आधार पर अनुमान लगाए होंगे। तो अंतरिक्ष के जो अध्ययन करने की पद्धति है, अनुमान लगाने की पद्धति अंतरिक्ष के बारे में, वो अगर हम एक से अधिक प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं तो फिर वो मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। यानी अंतरिक्ष से एक से ज़्यादा प्रकार के मैसेंजर का प्रयोग करना, ब्रह्मांड का अध्ययन करना। लंबे समय तक जो खगोल विज्ञान है वो लगभग पूरी तरह प्रकाश पर आधारित था। दूरबीन के जरिए और रेडियो तरंगों या एक्सरे तरंगों के जरिए हम अध्ययन करते थे। और प्रकाश बहुत सारी जानकारी रखता है, ये बहुत सही बात है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं कह पाता, सारी जानकारी वो नहीं रखता है। पिछले कुछ सालों में अन्य मैसेंजर की क्षमता विकसित हुई है। अब हम सिर्फ प्रकाश पर निर्भर नहीं हैं, हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों, शक्तिशाली ब्रह्मांडीय टकराव के कारण स्पेस टाइम में होने वाली लहरों यानी रिपल्स, वो ग्रेविटेशनल तरंगें ही हैं एक्चुअली। इसके अलावा न्यूट्रिनो और परमाणु प्रतिक्रिया में जो उत्पन्न अदृश्य उपपरमाणु कण हैं, बोसोन वगैरह, उनके बारे में भी करते हैं, फोटोन वगैरह। इसके अलावा ब्रह्मांडीय किरणें, बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले तेज गति से जो आवश्यक कण है, इन सभी का अध्ययन करने, जैसे आई मैप में हम इसका भी अध्ययन करेंगे, आवश्यक कणों का जो बाहर से आ रहे हैं। तो ये अब जो मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी हो गई है, जो हमारी जो खगोलिकी है वो मल्टी मैसेंजर हो गई है। ये पूरा समझने के बाद आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार के मैसेंजर अलग अलग जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए तारे में विस्फोट हुआ, तारे में विस्फोट होता है उसको सुपरनोवा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, किसी दिन तारे के हम तीनों स्टेज भी करेंगे। जो तारा में विस्फोट होता है तो सुपरनोवा कहते हैं। अब जो प्रकाश दिखाई देता है उससे हम उसकी सतह की तस्वीर प्राप्त करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव से हम ये पता करते हैं कि तारे में टक्कर कितनी जोर से हुई है, विस्फोट कितना जोर से हुआ है। न्यूट्रिनो से ये ज्ञात लगाते हैं कि तारे के अंदर प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। अब उदाहरण के लिए 2017 में 2 न्यूट्रॉन तारों में टक्कर हुई थी, तो उसका प्रकाश तो हमने दूरबीन से देखा था, और ग्रेविटेशनल तरंगों को हमने डिटेक्टर से देखा था, लीगो के माध्यम से, ये भी 2017 में देखा था। और इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि सोना जैसे भारी तत्व हैं वो ऐसी टक्करों से बने हुए हैं। अतः जो मल्टी मैसेंजर खगोल विज्ञान है वो ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने के लिए एक नया और शक्तिशाली तरीका है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल यूनी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी वाला। इसी के साथ ही स्पेस और पार्टिकल फिजिक्स के जो टॉपिक्स थे वो पूरे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डीवा मार्कर वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी, और इकोनॉमिक के अंदर एनिमल रेयरिंग है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, वहाँ पे भी कवर होगी, क्योंकि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है पशुपालन पर। अब रक्षा IBR क्या है, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइसिस, ये क्या है, तो ये IBR एक बीमारी है, पशुओं के अंदर होती है। अब IBR भारत की स्थानिक बीमारी है, और ये एक बोवाइन हर्पीज वायरस की वजह से होती है। इसका संक्रमण या तो श्वसन से होता है या बैल यानी
जो प्रजनन के माध्यम से इसका संक्रमण होता है। और दिक्कतें क्या होती है इसके माध्यम से, प्रॉब्लम क्या होती है इस बीमारी से? बांझपन, गर्भपात और दुग्ध उत्पादकता की कमी। और यही सबसे बड़ी समस्या है, दुग्ध उत्पादकता की कमी हो जाएगी तो फिर जो डेयरी उद्योग है उसको नुकसान होगा। और लगभग 18,000 करोड़ का नुकसान सालाना होता है इस IBR बीमारी की वजह से। तो अब क्या हुआ है कि हमने यही पहले ही बात कर ली कि प्रजनन के माध्यम से फैलती है, यानी ये किसका संक्रमण वीर्य के माध्यम से हो सकता है। हम बेहतर आनुवंशिकी के बेल तैयार करते हैं ताकि हम अच्छी नस्ल की बछड़े तैयार कर सकें और जो उत्पादन है, पशु उत्पाद है, उसको बढ़ा सकें। अगर हमने किसी बैल को तैयार किया और वो IBR से संक्रमित हो गया तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए ये वैक्सीन बनाएगी जिसका नाम है रक्षा IBR। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ आगे आती है कि ये डीवा मार्कर वैक्सीन होती क्या है। कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट की तुलना में। रक्षा IBR वैक्सीन है, ठीक है, बीमारी को ठीक करेगी, लेकिन डीवा मार्कर वैक्सीन ये क्या है? तो एक विशेष प्रकार का टीका होता है, ये पशु चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, टीकाकरण किए गए पशु और बीमारी से प्राकृतिक रूप से संक्रमित पशु के बीच में अंतर कर सकते हैं। मतलब किस पशु को टीका लगा है और किसको नहीं लगा है और बीमारी है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ये डीवा मार्कर वैक्सीन एक मार्कर का काम करती है, यानी डिफ्रेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल। होता क्या है कि हम इस वैक्सीन बनाते टाइम एक GE ग्लाइकोप्रोटीन E होता है जो वायरस को फैलने में मदद करता है, उसको वैक्सीन से हटा देते हैं। और फिर टीकाकरण पशुओं के अंदर क्या होता है, GE एंटीबॉडी नहीं बनती, जबकि संक्रमित पशुओं में बनती है। तो इसी से पता लगाते हैं। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके सहयोग से विकसित किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या था कि डीवा मार्कर वैक्सीन क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया EFTA TEPA लागू हुआ, तो ये है क्या भाई? इंडिया भारत EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब इसमें 4 देश शामिल हैं, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अब TEPA का मतलब क्या होता है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, ठीक है। इनकी परिभाषाएं बहुत अलग अलग हो जाती है, इसलिए टेक्निकल नाम है, डिप्लोमेटिक नाम है TEPA। ये लागू हुआ है क्योंकि ये हस्ताक्षरित तो बहुत पहले ही हो चुका था। अब 10 मार्च 2024 में हस्ताक्षर हुए थे और 1 अक्टूबर यानी कल ये लागू हो गया है। प्रावधान क्या है इसका? प्रावधान इसमें क्या है कि आपस में व्यापार जो बाधाएं हमने कम की है, अब स्विस घड़ियाँ और चॉकलेट जैसे उत्पाद है उन पर शुल्क कम या समाप्त हो जाएगा। और 15 वर्षों के अंदर $100 अरब का निवेश होगा, ठीक है, भारत के अंदर, जिससे 1 करोड़ प्रत्यक्ष नौकरियां सर्जित होगी। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यापार समझौते के अंदर निवेश की प्रतिबद्धता भी शामिल है। और इसमें हमारे जो इंडियन इंटरेस्ट है उसको भी सिक्योर किया गया है। संवेदनशील कृषि उत्पाद, डेयरी, सोया, कोयला, इन सबको इससे बाहर रखा गया है। अब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा था और आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान बेहद बड़ी भूमिका निभाई थी वंदे मातरम गीत ने। यह संस्कृत मिश्र बंगाली भाषा में लिखा गया है और इसको पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के 86 के सत्र में गाया था। और इस 86 के सत्र की अध्यक्षता की थी मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी। और 96 के सत्र में गाया गया था। पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के सालाना सेशन 1896 के सेशन में जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था उसके अंदर इसे गाया गया था और इसे अपनाया भी गया था गीत के रूप में। और ये इस सत्र की अध्यक्षता की थी वो मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी ने की थी।
24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया और इसका संगीत है वो जद्दूनाथ भट्टाचार्य द्वारा दिया गया है। आप होमवर्क में ये भी देख सकते हैं कि जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो किसने लिखा? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। वो पहली बार कब कांग्रेस के मंच पर गाया गया? तो वो 1911 में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पहली बार उसको मान्यता दी गई, गाया गया था। और उसके बारे में विशेष बात ये भी है कि उस सत्र की अध्यक्षता थी वो विशन नारायण धर ने की थी। स्टेट पीसीएस में इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया है और उसका कांग्रेस का सेशन कौन सा है और उसके अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। यूएसए में शटडाउन। हर वर्ष यूएसए में सरकार चलाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद से बजट पास करना आवश्यक होता है और बजट पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति जरूरी है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दोनों सदन सहमत नहीं होते तो फंडिंग का बिल पास नहीं होता और यूएसए में शटडाउन लग जाता है। शटडाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉन फाइनेंशियल गैर जरूरी सेवाएं और दफ्तर बंद हो जाते हैं। अब वैसे तो रिपब्लिकन है, उनके पास अच्छा खासा बहुमत है यूएस की कांग्रेस में, सीनेट में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पास क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ, जो सीनेट है, सीनेट यहाँ की वहाँ की राज्यसभा जिसमें 50-50 जिसमें टोटल 50 सदस्य हैं, जिसमें टोटल 100 सदस्य हैं, क्योंकि यूएसए में 50 स्टेट है, हर स्टेट के पास 2 मेंबर है, तो टोटल 100 मेंबर है कहाँ पर? यूएसए की सीनेट में। अब सीनेट में क्या होता है कि 60 वोट चाहिए फंडिंग पास करने के लिए और ये डेमोक्रेट्स के बिना नहीं हो सकता। और वर्तमान में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में 2 ही दल है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। जब तक डेमोक्रेट्स की सहमति नहीं होगी तो ये पास नहीं होगा। और यह शटडाउन पहले भी लगा था और ट्रंप ने तो रिकॉर्ड बनाया था कि लगभग 1.5 महीने तक शटडाउन चला था 2019 के अंदर। तो ये अमेरिका के अंदर चलता रहता है और हाल के वर्षों में ज़्यादा देखा गया है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये आज सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। आज सबसे विशेष बात आर्टिकल में ये भी थी कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और साथ ही आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप पे से भी जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।